हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आलोक सिंह। आज मैं आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और ये लगभग हर एक चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप हेलोअरीन पढ़े या फिनॉल ईथर पढ़े या आप एमीन चैप्टर पढ़े या एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन पढ़े। ठीक है, तो पहले हम ये जानते हैं क्या है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो आइए हम टॉपिक को डीपली पढ़ते हैं कि किस टॉपिक में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। तो हमें लिखा है कि इन दिस रिएक्शन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स, बेंजीन या बेंजीन के कंपाउंड रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का जो कैटलिस्ट है वो है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। ये एक तरह का लुईस एसिड है, ये एक प्रकार का लुईस एसिड है। देन अल्काइल बेंजीन या कीटोन विल फॉर्म्ड। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे दो नाम स्लैश से वहाँ पे आंसर थोड़ा सा चेंज आ जाए। अल्काइल हैलाइड अगर लेंगे ना तो अल्काइल बेंजीन बनेगा, एसाइल हैलाइड लेंगे ना तो वहाँ कीटोन बनेगा। तो क्या यहाँ पे दो प्रकार का होता है? हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इट मीन्स जहाँ पर अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है, और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जहाँ पर एसाइल हैलाइड रिएक्शन करता है। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। तो आपको डेफिनेशन में कुछ क्लियर हो रहा होगा। इन दिस रिएक्शन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड और एसाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, देन अल्काइल बेंजीन और कीटोन विल फॉर्म। ठीक है, तो हम इन दोनों को सेपरेटली पढ़ेंगे क्या कि कब अल्काइल बेंजीन बनेगा और कब कीटोन बनेगा। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। तो उन दोनों के जो नाम है ना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार के, उन दोनों के जो नाम है मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरे वाले का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, पहले वाले का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दूसरे वाले का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इन दोनों को सेपरेटली पढ़ाएंगे तो आपके मन में जो डाउट आ रहा होगा वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे आगे हम क्या देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। हम पहले आपको फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन या उसके बनने वाले कंपाउंड, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, देन अल्काइल बेंजीन विल फॉर्म। यानी कि पहले वाले डेफिनेशन को मैं दो भाग में बांट दिया हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझेंगे। हमने ऑलरेडी क्या लिखा है कि बेंजीन या उसका डेरिवेटिव, तो हम यहाँ ले लेते हैं डेरिवेटिव के रूप में क्लोरोबेंजीन को। ठीक है, बेंजीन या उसका डेरिवेटिव मैंने ले रखा है। अब यहाँ हम रिएक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड का, तो जैसा कि हमने यहाँ ले लिया CH3, चलो Cl ले लेते हैं, CH3Cl। यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है, तो एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पर कैटलिस्ट है। ठीक है, क्या होने वाला बताओ आप सब लोग को। यहाँ एक बात पता है क्या कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H6। यानी कि हर एक कार्बन के पास एक एक H छुपा हुआ है, हर एक कार्बन के पास एक एक H छुपा हुआ है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, जहां भी CH3 को बैठना होगा, वहां का क्लोरीन जाकर के H हटाएगा, यानी बाहर हम लोग का क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जहां का H हटा होगा वहीं पर जा करके आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। अब इसका नाम टॉल्वीन है, इसी को हम लोग मिथाइल बेंजीन बोल लें या इसको हम लोग टॉल्वीन बोल रहे हैं। आई होप आपको बात क्लियर हो रहा है। यानी यहाँ पर जो बन रहा है उसका नाम क्या है, मिथाइल बेंजीन, यानी कि मैंने ऑलरेडी लिखा ना अल्काइल बेंजीन यहाँ पे बन रहा है। तो हमने ऑलरेडी लिखा इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड और अल्काइल रिएक्ट विथ बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव।
तो बेंजीन से तो मैंने करके दिखा रखा है। अब बात करेंगे इसके डेरिवेटिव कौन कौन सोच सकते हैं। तो डेरिवेटिव जैसे कि आप बात करें क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, ठीक है ना, मतलब क्या एल्कोक्सी बेंजीन, ये सब क्या है कि बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। जैसे कि फिर से बोल रहे बेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, या बेंजीन के ऊपर कोई ईथर लगा उसको हम लोग पढ़ते हैं एल्कोक्सी बेंजीन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ है जो बेंजीन के कंपाउंड है, ठीक है ना। तो बेंजीन का आप रिएक्शन तो समझ गए। अब हम आगे किसका बात करेंगे कि डेरिवेटिव से रिएक्शन कैसे करेगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव से रिएक्शन करने के लिए एक बात का नॉलेज हमें होना चाहिए, वो क्या है आगे हम आपको बताएंगे। आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए देखिएगा, जैसे हम यहाँ ले लिए क्या, हम यहाँ ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिए यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन ले लिए। अब हम यहाँ रिएक्शन कर रहे हैं CH3Cl का, क्या देते हैं। अब यहाँ पे चल क्या रहा है कि हमें ये जानना पड़ेगा क्या कि क्लोरोबेंजीन में इस क्लोरीन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे है। तो आपको साफ साफ दिख रहा हो क्या कि क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन दिख रहा है ना, उसके पास 3-3 लोन पेयर है, उसके पास 3-3 लोन पेयर है। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत अच्छा खासा इस बेंजीन के ऊपर +R इफेक्ट लगाएगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा, +R इफेक्ट। अभी +R इफेक्ट क्या है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो इस लोन पेयर का जो असर है ना, वो बेंजीन के ऑर्थो और पैरा वाले पोजीशन पे बहुत अच्छा खासा होता है, ठीक है। दोबारा बता रहे हैं, एक आप बात ऐसे समझना कि बेंजीन पे अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा हो, सिंपली अगर समझना हो तो बेंजीन पे कोई एक ऐसा ग्रुप लगा हो और जिसके पास लोन पेयर हो, जिसके पास लोन पेयर हो, अगर लोन पेयर है तो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। अब अगर किसी बच्चों को ये नहीं पता कि ऑर्थो पैरा क्या है तो मैं आपको वो भी पहले समझा दे रहा हूँ। जब भी बेंजीन पे कोई चीज़ जुड़ जाता, अगर बेंजीन पे कुछ नहीं लगा है तो कोई ऑर्थो नहीं है, कोई पैरा नहीं है, कोई मेटा नहीं है। लेकिन अगर बेंजीन पे कुछ जुड़ गया, उसके बाद उसके अगल बगल वाले पोजीशन को हम लोग ऑर्थो कहते हैं, उसके बाद वाले पोजीशन को मेटा कहते हैं और आमने सामने वाले पोजीशन को पैरा कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बता दिया अगर किसी को नहीं पता होगा तो। अब आगे की बात करते हैं। बेंजीन पे अगर कोई एक ऐसा ग्रुप लगा हो जिसके पास लोन पेयर हो तो वो +R इफेक्ट दर्शाएगा। अब +R इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि इस जो लोन पेयर दिख रहा है ना, इसका रेजोनेंस का जो असर है वो ऑर्थो और पैरा वाले पोजीशन पर जाएगा, ठीक है। अब बाहर से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, बाहर से आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन को प्रीफर करेगा। इट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ बनने वाला है क्या है, या अब यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है, एनहाइड्रस AlCl3। अब एक सिंपली आप याद कर लीजिए ना कि बेंजीन पे ये जो क्लोरोबेंजीन पे जब ये रिएक्शन करने आएगा कौन, अल्काइल बेंजीन या अल्काइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड, तो ऑर्थो और पैरा पर ही जाके जुड़ेगा, ठीक है। अब आपको थोड़े पहले हम बताए क्या थे कि क्लोरीन पहले क्या करेगा, उस जगह से जा करके हाइड्रोजन को हटाएगा। तो ये अगर ऑर्थो से हटाएगा तो CH3 ऑर्थो पर जाकर जुड़ जाएगा, अगर ये पैरा से हटाएगा तो CH3 जाकर के पैरा पर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब एक बात क्लियरली कर ले कि ऑर्थो पे भी बनेगा और पैरा पे भी CH3 बनेगा, लेकिन दोनों में ज़्यादा कौन बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो पैरा वाला होता है। अब बाहर यहाँ पे क्या निकल रहा है तो आप गौर से समझेंगे कि यहाँ पे HCl बाहर निकल रहा है, ठीक है। फिर दोबारा बता दे रहा हूँ कि बेंजीन पे अगर कोई एक ऐसा ग्रुप लगा हो जिसके पास लोन पेयर होगा, उसका जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो भी कौन सा, +R इफेक्ट, वो ऑर्थो पे रहेगा या पैरा पे रहेगा। अगर ऐसा कोई ग्रुप है तो उस दौरान बाहर से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा या तो पैरा पे जाके जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन जुड़ने से पहले आप देख रहे हैं क्या कि Cl क्या करेगा, CH3 के बैठने से पहले वहां का H हटाएगा, ठीक है, बाहर निकाल लेगा HCl। तो अब ये CH3 या तो ऑर्थो पे जाके बैठेगा या तो पैरा पे जाके बैठेगा, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल होगा। मैं एक एग्जाम्पल और आपको करके बता रहा हूँ, पहले आप इसको कर लीजिए प्लीज।
ले लिया इसका आंसर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। क्योंकि जब हमने लिखा है ना कि बेंजीन या उसका डेरिवेटिव, तो मुझे सब बताना पड़ेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, अगेन ये बेंजीन है और हम यहाँ लगाते हैं OCH3। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास वापस लोन पेयर है। अभी मैंने थोड़ी पहले क्या बोला था कि अगर बेंजीन पे ऐसा कोई ग्रुप लगा है अगर जिसके पास लोन पेयर, तो उसका असर कहाँ रहेगा, ऑर्थो और पैरा पे। यानी वापस ये कौन सा इफेक्ट दर्शाने वाला है, प्लस आर इफेक्ट। इस प्लस आर इफेक्ट की वजह से इस लोन पेयर का जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो ऑर्थो और पैरा पे। इस दौरान अगर बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो आप मान के चलिए कि ऑर्थो और पैरा पर ही जाकर के जुड़ेगा। यहाँ कैटलिस्ट कौन है, एनहाइड्रस AlCl3। अभी Cl क्या करेगा, फिर वही काम करेगा। अगर ऑर्थो का H हटाएगा तो ये ऑर्थो पे जाके बैठेगा, अगर पैरा का हटाएगा तो पैरा पे। इसका जो नाम है ना कंपाउंड में आपको बता रहा हूँ, इसका नाम है एनिसोल। इसका नाम है एनिसोल, या हम लोग इसको पढ़ते हैं मिथऑक्सीबेंजीन। मिथऑक्सीबेंजीन इसका IUPAC नेम हो गया और एनिसोल इसका कॉमन नेम हो गया। मिथऑक्सीबेंजीन इसका IUPAC नेम है, एनिसोल इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अब आगे देखिए बन क्या रहा, बात ये समझेंगे क्या कि ये जैसा था वैसे ही रहेगा। और ये क्या, इसको हम लिख सकते हैं C2H5, या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या जाकर के ये पैरा पर जुड़ेगा, ठीक है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और बाहर क्या निकल लेगा, HCl। आई होप आप मेरी बातों को कंफर्म कर पा रहे हो क्या बोलना चाहते हैं। अगर बेंजीन है, अगर आप ऐसा, अगर सिर्फ बेंजीन था तो कहीं भी ले जाके जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर उसके डेरिवेटिव्स का स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये जानना पड़ेगा क्या कि बाहर से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जाएगा या मेटा पे जाएगा, ठीक है। चलिए आपका मैं एक चीज कंफर्म कर लिया क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब हम बात करें क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। आप प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए कंफर्म हो गया, आगे बात करते हैं। मैं आपको इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। एसाइलेशन थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, हम लोग का काम यहाँ पे फटाफट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, फिडल क्राफ्ट, ये सेकेंड नंबर हो जाएगा एसाइलेशन। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इन दिस रिएक्शन यहाँ क्या लिखेंगे, एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड react with benzene or its derivative in the presence of anhydrous AlCl3, then ketone will form. Then ketone will form. काम खल्लास। ठीक है, अब हम लोग इसी बात को थोड़ा सा डीपली समझेंगे। आपको घबराना नहीं, अगर अल्काइलेशन समझ में आ गया तो एसाइलेशन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। अब हम वापस यहाँ पे क्या लेते हैं, सिंपली बेंजीन लेते हैं। अब हम यहाँ लेते हैं क्या, एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड की पहचान करते हैं R, इसको भूल जाएंगे। C डबल बॉन्ड O के साथ क्या रहता है, X रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग एसाइल हैलाइड कहते हैं। इस चीज़ को अगर हम लोग एसाइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अगर क्लोरीन रहता है ना तो हम लोग क्लोराइड पढ़ते हैं, ब्रोमीन रहता है तो ब्रोमाइड पढ़ते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कैटलिस्ट का एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, वही चीज़ है। X क्या करेगा, फॉर्मूला क्या है, C6H6। X क्या करेगा, H को हटाएगा। जहाँ से H हटेगा ना वहीं पर जा करके ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा। और आपको ये साफ साफ दिख रहा है क्या कि जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो कीटोन है। और बाहर क्या निकलेगा, HX। बाहर निकलेगा HX और जो कंपाउंड हमें मिलेगा उसका नाम क्या है, कीटोन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, अल्काइलेशन वाला ही है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में CO जुड़ गया। और CO के आने की वजह से कीटोन। आपको कीटोन की पहचान पता होगी। कीटोन किसे कहते हैं कि C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ क्या आना चाहिए, अगर कार्बन आ गया तो इसको हम लोग कीटोन कहने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये बेंजीन का रिएक्शन था। किसका रिएक्शन था, बेंजीन का। अगर इसका कोई डेरिवेटिव्स होता ना तो भी ऐसे ही रिएक्शन करता, बस फर्क क्या था, ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा या मेटा पे जाएगा। अब अगर मैं इस R को हटा करके CH3 लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। अब इसका जो नाम होगा ना उसको हम बता रहे हैं। इसका एक नाम होगा एसीटोफिनॉल। इसका नाम हो जाएगा एसीटोफिनॉल। ये कॉमन नेम है। एसीटोफिनॉल इज ए कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। IUPAC नेम क्या होगा इसका, इसका IUPAC नेम होगा 1 फिनाइल
1 फिनाइल इथेनॉन, इथेनॉन इसका IUPAC नेम होगा। तो थोड़ा सा कॉमन नेम को भी बताते चलना और इसका IUPAC नेम भी आप समझते चलेंगे, 1 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ये तो बेंजीन का था, अब इसके डेरिवेटिव्स को देखते हैं, इसके डेरिवेटिव्स को भी समझ लें। यहाँ हमने वापस लगा दिया क्लोरोबेंजीन, वापस हम क्लोरोबेंजीन लगा दिए और यहाँ लगाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C लगाते हैं, यहाँ एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट हो ही रहे। अब आपको पता चल रहा है कि जो बेंजीन के ऊपर जो क्लोरीन लगा है उसके पास 3 लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर का जो असर है वो कहाँ रहेगा, ऑर्थो और पैरा पर रहेगा। तो इसका मतलब क्या, बाहर से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाकर बैठेगा, ऑर्थो और पैरा पर बैठने वाला। सेम कहानी है, Cl क्या करेगा, जहाँ ये बैठेगा वहाँ का H हटाएगा। तो अगर ऑर्थो का H हटाएगा तो ये ऑर्थो पे जाकर बैठेगा, अगर पैरा का हटाया तो ये पैरा पर जाकर बैठेगा। बाकी कहानी जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब पढ़ेंगे क्या, ये एक दिक्कत होगा। तो ये पहला कार्बन हो गया और ये दूसरा हो गया, तो क्या पढ़ेंगे, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, 2 क्लोरो, इसका नाम होगा 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। नीचे वाले का 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन, नीचे वाले का हो जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनॉल। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। बस इस टॉपिक में और कुछ नहीं था। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में कोई ज़्यादा चीज़ नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, अब मैं आपको 2 सवाल दे करके जा रहा हूँ, अगर आपको पता हो तो आंसर कर लीजिएगा, नहीं तो आप बोलिएगा तो हम आपको बता देंगे। सवाल ये है कि बेंजोइक एसिड और एनिलीन, बेंजोइक एसिड और एनिलीन, अगर किसी को नहीं पता मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख के बता दे रहा हूँ। सवाल ये है कि बेंजोइक एसिड इसे कहते हैं और एनिलीन, ये दोनों ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देते, ये आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। बेंजोइक एसिड और एनिलीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि वाई बेंजोइक एसिड और एनिलीन डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, मैं यहाँ तो आपको बता दिया क्या कि क्लोरोबेंजीन या अल्कोक्सी बेंजीन या फिनॉल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों देगा, और आपको ये बताना है कि ये दोनों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देंगे। ठीक है, तो आपके लिए मैं 2 उलझने छोड़ जा रहा हूँ। आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वरना आप हमसे कमेंट करेंगे तो आपको हम बता देंगे क्यों ये रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नया लेकर के आएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाय बाय।